हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कैसे अलायंस जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, कैसे वो बदल जाते हैं। और उसी के साथ हमारा ये जो लेसन है वो धूमधाम से क्या हो जाएगा, आज के इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। अब देखिए, एक चीज जो आप लोग ध्यान रखा करें कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो आप साथ के साथ उसको जो है याद करने की या उसका मनन करने की भी कोशिश कीजिए करें, ताकि आपको जो है साथ के साथ चीजें जो है वो याद भी हो जाए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। आप सबको पता है इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही थे, है ना। बाद में पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए। तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, आप एक तरह से कहे तो एक कहानी की फॉर्मेट में जो है समझ सकते हो। सारी कहानियां हैं, एक एक करके सारी कहानियां मैं जो है आपको बताऊंगा और आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप सबको पता है 1947 में क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, ठीक है। पार्टीशन के साथ ही क्या हुआ? दो देश बन गए। एक का नाम रखा गया पाकिस्तान, दूसरे का रखा गया इंडिया। पार्टीशन के बाद एक इशू आया जो कि दोनों ही देशों के बीच में डिस्प्यूट का कारण बन गया, और उसे हम कहते हैं इशू ऑफ कश्मीर। अब ये जो कश्मीर है, ये दोनों ही देशों के बीच में डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण है। अब आप सोचोगे कि सर कश्मीर जो है वो डिस्प्यूट का कारण कैसे बना, तो जल्दी से एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बता देता हूं कि आजादी के बाद, है ना, ब्रिटिशर्स ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिए थे कि आप चाहो तो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब कश्मीर जो है वो प्रिंसली स्टेट था, यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, हम तो इंडिया के साथ भी नहीं जाएंगे। अब उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये बात पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, और उसके रीजन भी थे। पाकिस्तान का मानना था कि भाई जो बंटवारा हुआ है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में शामिल होंगे। कश्मीर में आबादी कैसी है? मुस्लिम आबादी है। तो जो कश्मीर है वो किसको मिलना चाहिए? पाकिस्तान को मिलना चाहिए। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो पाकिस्तान मानता है वो ये कि भाई कश्मीर में वाटर रिसोर्स बड़ा अच्छा है, काफी सारी नदियां हैं, हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, नदियों का पानी हमें मिलेगा, उस पे हमारा कंट्रोल होगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसका कश्मीर पे कंट्रोल, उसका यहाँ के पानी पे कंट्रोल। तो वाटर रिसोर्स की वजह से, कुछ दूसरे रिसोर्स की वजह से भी पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। एक तीसरा रीजन ये कि जो पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा है, पाकिस्तान चाइना आर्थिक जो गलियारा है वो यहां से गुजरता है, ठीक है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है इस पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे की वजह से भी, क्योंकि इससे उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से भी पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। ये तो रीजन हो गई कि पाकिस्तान कश्मीर क्यों चाहता है। अब इंडिया को भी कश्मीर चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को कश्मीर मिलेगा तो इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पज से ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कश्मीर। दूसरा ये कि यहाँ पे रिसोर्स है, भारत को भी रिसोर्स चाहिए। और तीसरा ये कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो साउथ एशिया को, दक्षिण एशिया जिसमें भारत आता है, उसको सेंट्रल एशिया से, कल हमने पढ़ा था चीन वाले कॉन्सेप्ट में कि तिब्बत जो है सेंट्रल एशिया में आता है, तो साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से सीधा जोड़ता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से कश्मीर हमें भी चाहिए। और एक और रीजन ये भी है कि कश्मीर के महाराज ने, जो महाराजा थे वहां के हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वो पूरी स्टोरी हम देखेंगे। तो इस वजह से कश्मीर हमारा भी पार्ट है ना, हमारा ही पार्ट है। तो इस वजह से इंडिया जो है कश्मीर पे क्लेम करता है। तो
इन सारी चीजों की वजह से कश्मीर जो है वो डिस्प्यूट का कारण जो है वो बन जाता है दोनों ही देशों के बीच में। अब कश्मीर का डिस्प्यूट अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो हमारे बीच में कुछ ऐसी चीजें भी है जहां पे हमने आपस में कोऑपरेट किया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें कि जो पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, तो एक तो आप यहीं पे समझ सकते हो कि जो विमेन्स एब्डक्ट हुई थी, जो महिलाएं किडनैप की गई थी पार्टीशन के टाइम पे, जब दोनों देश जो है अपने अपने यहाँ पे थोड़ा सा सेटल हो गए थे, दोनों देशों ने अपनी व्यवस्था संभाल ली थी, तो उसके बाद जो वुमेन्स का एब्डक्शन हुआ था, उन वुमेन्स को दोनों ही देशों ने क्या किया, अपनी अपनी ओरिजिनल फैमिलीज को, जो उनके रियल परिवार थे, उनको लौटा दिया, ठीक है। जो वुमेन्स का एब्डक्शन हुआ था, उन वुमेन्स को उनकी ओरिजिनल फैमिलीज को दोनों ही देशों ने क्या कर दिया, लौटा दिया था। तो एक ये भी पॉइंट है कि भाई कोऑपरेशन भी हुआ। एक और पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन हम लोग याद रखेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। किसके बीच हुई? इंडिया पाकिस्तान। इंडिया से कौन थे? जेएल नेहरू। और पाकिस्तान से कौन थे? जनरल अयूब खान, ठीक है। इंडिया से जेएल नेहरू हमारे पीएम, और पाकिस्तान में उस समय किसका शासन था? अयूब खान, जनरल थे वहां के पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में हुई, और इसमें जो मीडिएशन का काम किया वो वर्ल्ड बैंक ने किया। तो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की वजह से, ठीक है, जेएल नेहरू और अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर 1960 में साइन किए। अब ये जो सिंधु नदी के पानी का बंटवारा है, ठीक है, ये चाहे हमारे बीच में कितनी भी टेंशन रही हो, हमेशा ठीक ठाक चलता रहा, सुचारू रूप से चलता रहा। हालांकि अभी जो पीछे पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने इस संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन उससे पहले तक ये संधि धूमधाम से अपना काम कर रही थी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बात याद रखोगे कि ये संधि कब हुई, किनके बीच हुई, किसने मध्यस्थता की? इस संधि के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। इंडस वाटर जो रिवर सिस्टम है, इंडस का जो बेसिन है, उसमें 6 नदियों को दोनों देशों के बीच में बांटा गया, ठीक है। जो रावी रिवर है, ब्यास है और सतलुज है, इन 3 रिवर्स पर कंट्रोल दिया गया इंडिया को, ठीक है। इन 3 रिवर्स पर टोटल कंट्रोल किसका? इंडिया का। और 3 रिवर्स जो बच गई, कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब। इन 3 रिवर्स पर कंट्रोल दिया गया किसको? पाकिस्तान को। ओवरऑल जो पानी का बंटवारा हुआ वो इस तरीके से हुआ कि 20% जो पानी है टोटल का वो इंडिया को मिलेगा, 80% जो पानी है इंडस वाटर रिवर सिस्टम का वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये वाली जो ट्रीटी है वो दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल थी। दोनों देशों के बीच में कितना भी तनाव रहा हो, ये ट्रीटी एज इट इज चलती रही। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने इस ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि भारत का मानना था कि पहले आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, ठीक है। और व्यूमेन एब्डक्शन का जो मामला था, महिलाओं को जो किडनैप किया गया, वो महिलाएं भी दोनों ही देशों ने उनकी ओरिजिनल फैमिलीज को लौटा दी। तो ये कोऑपरेशन के पॉइंट थे, ठीक है, ये आप याद रखना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि डिस्प्यूट वाले हिस्से पर, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स हुए। अब इसको इरेज कर देते हैं। ये चीजें मैंने पहले इसलिए बता दी कोऑपरेशन वाली आपको, ताकि फिर सारा मामला जो बचे वो डिस्प्यूट वाला बच जाए और हम सारा का सारा एक साथ डिस्प्यूट वाला हिस्सा जो है वो पढ़ सके। अब बैक टू द टॉपिक, इस पे वापस आ जाओ। मैंने कहा कि पार्टीशन के बाद दोनों ही देशों के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट का इशू बन गया। दोनों देश कश्मीर क्यों चाहते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ,
जो हरि सिंह का फैसला था कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वहां तक मैंने आपको सारा बता दिया। जब हरि सिंह ने डिसाइड किया, ठीक है, कि हम तो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसने डिसाइड किया, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, जब महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि हम क्या रहेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो पाकिस्तान को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से 1947 में ही, ठीक है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के सपोर्ट वाले कुछ इनफिल्ट्रेटर्स, मतलब जो कबायली लड़ाके थे, उन्होंने अटैक कर दिया, कहां पर, कश्मीर पे। अब जब कश्मीर पे हमला हुआ तो हरि सिंह जो है वो डर गए, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी और भारत ने साफ कहा कि भाई तुमने अब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन किया नहीं, तुम हमारे हिस्से ही नहीं हो, तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें। तो महाराजा को समझ में आया कि अब तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। तो जो हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने क्या कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। और जैसे ही इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, इंडियन आर्मी ने वहां पे इंटरफेयर किया और इस तरीके से आप देखोगे कि 1947 में ही एक तरह से फर्स्ट जो वॉर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला वॉर कब हुआ, तो वो तो 1947 में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वॉर स्टार्ट हुआ तो इसके बाद 1948 में, ठीक है, 1 जनवरी 1948 को जेएल नेहरू जो है उन्होंने क्या किया, ये जो कश्मीर का इशू है इसको यूएन ले गए, यूनाइटेड नेशंस में ले गए। अब क्योंकि मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया तो यूनाइटेड नेशन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था, इस वॉर में सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया कि अब से तुम दोनों देश जो है युद्ध विराम करो और मामला जो है अब यूएन देखेगा, यूएन तुम्हारी हेल्प करेगा इस मामले को सुलझाने में। तो जो फर्स्ट वॉर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो 1947 में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 1 जनवरी 1948 को ये मामला जो है यूएन में लेकर चले गए, कौन, जेएल नेहरू, और उसके बाद यूएन ने इंटरवीन करके इस युद्ध में सीज फायर जो है डिक्लेयर करवा दिया कि अब मामला यूएन में है, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तो इस तरीके से ये पहला वॉर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। उसके बाद चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद की बात करते हैं, 1965 में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1965 वाले वॉर में। इसके बाद हमें 3 वॉर और पढ़ने, इस टॉपिक में हमें 4 वॉर्स पढ़ने थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के। पहला तो 1947 वाला जो हमने कर लिया, इसके बाद 65 वाला, फिर 71 और फिर 99। तो ये 4 वॉर हमें पढ़ने हैं। कोऑपरेशन वाले पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ वॉर ऑफ 1965। अब ये जो वॉर ऑफ 1965 है, ये पढ़ने के लिए पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पे ये ऐसे जो है हमारा प्यारा भारत देश है। कल भी हमने मैप ड्रॉ किया था। यहाँ पे नेपाल, नेपाल के बाद यहाँ पे सिक्किम, फिर ये सारा भूटान और उसके बाद ये सारा हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से जब आएंगे थोड़ा नीचे की ओर तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो ये सारा पंजाब, पंजाब के बाद हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं किस साइड, राजस्थान की साइड, और राजस्थान के बाद हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, ये सारा हिस्सा जो है गुजरात। ठीक है, यहां पे आओगे तो जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इस तरीके से हम इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ड्रॉ कर ली। अब आपको समझना क्या है इस मैप में कि यहां पे इंडिया है, यहां पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहां पे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, यहां पे हमारा पंजाब है, यहां पे हमारा राजस्थान है, यहां पे हमारा गुजरात है, ठीक है, यहां पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है, यहां पे आप त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल को मार्क कर सकते हो। इन चीजों को आप लोग जो है पहले ही मार्क कर लीजिएगा। यहां ऊपर पाकिस्तान है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि जिस समय पार्टीशन हुआ था उस समय इस हिस्से को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, क्योंकि आपको पता है ना उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक वेस्ट पाकिस्तान और जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं उस समय इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, वॉर ऑफ 1965 में आते हैं। अब समझिएगा 47 में फर्स्ट वॉर हुआ, ठीक है, यूएन के इंटरवेंशन से उसमें सीज फायर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी भी की थी, जो महिलाएं हैं वो भी लौटाई थी, जो अगवा की गई थी पार्टीशन के दौरान, जो दंगे वगैरह हुए थे उनमें, वो सारा कुछ हमने किया। अब वॉर ऑफ 1965 कैसे हुआ पहले वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे कि भाई उसने भारत पे अटैक कर दिया। तो आपको पता है कि 1962 में हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ। चाइना के वॉर की वजह से इंडिया जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस में था, है ना। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर थी। पाकिस्तान को लगा कि भाई भारत तो कमजोर है और यही सही समय है कि अब हम लोग जो है भारत पे अटैक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने किया क्या, पाकिस्तान ने अप्रैल 1965 में अटैक कर दिया भारत के इस वाले हिस्से पे जिसको हम बोलते हैं क्या, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। पूरा ये सफेद रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। तो यहां पे पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया इस वाले हिस्से में। अब जब पाकिस्तान ने इस वाले हिस्से में अप्रैल पे अटैक किया तो बाई चांस लगा लो कि उसको थोड़ा सा जो है अच्छा रिजल्ट यहां पे मिल गया, थोड़ी सी बढ़त मिल गई एज कंपेयर टू इंडिया। और इस बढ़त से उत्साहित होकर के उसने क्या किया, अप्रैल के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर ऑफ 1965 उसने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पर भी, ठीक है। पहले अटैक किया था रन ऑफ कच्छ वाले हिस्से में, अगस्त सितंबर में अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में भी। यहां पे लिख देते हैं अटैक किया कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में। अच्छा, जब 1965 का समय है तो आप ये बात याद रखना कि इस समय हमारे जो पीएम है, ठीक है, वो कौन है, वो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, क्योंकि 64 में नेहरू की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इस समय हमारे जो पीएम हैं वो लाल बहादुर शास्त्री है। अब देखो, पाकिस्तान ने पहले अटैक किया रन ऑफ कच्छ पे, फिर अटैक किया जम्मू कश्मीर पे। ये एक तरीका होता है युद्ध का कि आप दो मोर्चों पे युद्ध छेड़ दो। चीन भी यही करता था, दो मोर्चों पे युद्ध छेड़ता था, एक बार वहां पे एक बार यहां पे। ऐसे ही पाकिस्तान ने पहले यहां पे युद्ध छेड़ा, फिर इस वाले मोर्चे पे छेड़ दिया। अब शास्त्री जी जो थे वो बड़े चालाक थे इस मामले में। उन्होंने क्या कहा कि भाई यहां तो हमला कर दिया है, यहां भी हमला कर दिया है, अपने एक काम करो कि अपने हमला करो लेकिन पंजाब बॉर्डर से हमला करो। और जब इंडियन आर्मी ने पंजाब बॉर्डर से हमला किया तो बड़ी अच्छी बात है, जानने वाली बात है कि इंडियन आर्मी जो है वो लाहौर तक पहुंच गई। अब इंडियन आर्मी जब लाहौर तक पहुंच गई तो पाकिस्तान ने देखा कि भाई आर्मी इंडिया की जो है वो आ चुकी है। अब क्या करे, अब
जो है इस युद्ध में पाकिस्तान के लिए कुछ बचा नहीं था, अब तो हारने वाली बात जो है वो होने वाली थी। तो फाइनली हुआ क्या, इस वाले वॉर में भी जब इंडियन आर्मी जो है लाहौर तक पहुंच गई तो यूएन ने इंटरवीन किया। ठीक है, यूएन ने क्या किया, फिर से इंटरवेंशन किया कि भाई आप लोग करो क्या, सीज फायर करो फिर से, है ना। तो यूएन ने जब कहा कि भाई सीज फायर करो तो भारत ने मान लिया। और उसके बाद शास्त्री जी और यहां के जो लीडर थे, कौन थे, अभी भी कौन है, जनरल अयूब खान ही थे यहां पे। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 10 जैन 1966 को। ठीक है, कहां पे, ताशकंद नामक जगह पे। ताशकंद आज के समय में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। तो दोनों ही देशों के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। किस किस के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, और किसके बीच में हुआ, अयूब खान जो जनरल थे पाकिस्तान के। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये जनरल्स के नाम भी याद रखेंगे कि पहले कौन जनरल था पाकिस्तान में, बाद में कौन आया, एग्जाम में वैसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 10 जैन 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ये ताशकंद एग्रीमेंट में जो ब्रोकर की भूमिका निभाई वो किसने निभाई, सोवियत यूनियन ने। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहां पे जो मीडिएशन किया था या ब्रोकर की जो भूमिका थी, तो आप लिखोगे ब्रोकर्ड बाय, मध्यस्थता का जो काम किया था वो किसने किया था, सोवियत यूनियन ने। इन सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे 1965 वाले वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिए। और इस एग्रीमेंट के जस्ट बाद, ठीक है, इस एग्रीमेंट के जस्ट बाद 11 जैन 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की यहां ताशकंद में ही मिस्टीरियस डेथ भी हो गई थी। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, हालांकि आगे आने वाले लेसन्स में हम इस चीज को पढ़ेंगे दोबारा से। अभी के लिए ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है, ये था 1965 का वॉर। अब उसके बाद देखो, इंडिया जो है वो 2 वॉर जो है फेस कर चुका है, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियस सी बात है, युद्ध कोई भी करे, कितना भी शक्तिशाली देश हो, युद्ध हमेशा दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। इंडिया के साथ भी सेम चीज थी, इंडिया को भी दोनों युद्धों से जो है इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो खराब हो गई थी, उस खराब इकोनॉमिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा। अब मूव ऑन करते हैं, 47 वाला वॉर पढ़ा, 65 वाला वॉर पढ़ा। अब आ जाओ 1970 में। ठीक है, 1970 में हुआ क्या, पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहला आम चुनाव पाकिस्तान के अंदर हुआ 1970 में। अब जब पहला जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ, ठीक है, 1970 में, तो उसका रिजल्ट क्या निकला देखिएगा। उसका रिजल्ट इस तरीके से निकला कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, यहां पे एक पार्टी जीती जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस पार्टी के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये नाम आप लोग याद रखना। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, आप सबको पता है ना कि बांग्लादेश तो 1971 में बना है, उससे पहले तो ये वेस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी थी अवामी लीग, ये जो शेख हसीना पहले पीएम थी, इनके पिता की पार्टी अवामी लीग, और इसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, और यहां रहमान लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये इसके लीडर थे। अब देखो, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी में है अवामी लीग, जिसके लीडर है शेख मुजीबुर रहमान। जैसे भारत में गांधी जी को माना जाता था, वैसे ही अवामी लीग के जो ये शेख मुजीबुर रहमान है, इनको रिस्पेक्ट दिया जाता था बांग्लादेश के अंदर।
अब बताओ, सोचने वाली बात यह है कि ये करिश्मा हुआ कैसे। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, ये जीती तो जीती कैसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे ना, यहाँ के जो रूलर थे, वो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ की आबादी थी बंगाली, ठीक है, यहाँ की जो बंगाली आबादी थी उसका बड़ा शोषण करते थे। ये जो रूलर यहाँ के थे, इस वाली आबादी का, जो बंगाली आबादी थी, उसका बड़ा शोषण करते थे। तो ये लोग गुस्से में थे। तो इन लोगों ने जब इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इस वाली पार्टी के खिलाफ अपना वोट दिया, इस वाली पार्टी को। तो यहां पे अवामी लीग बन गई। अब अवामी लीग की जब यहां पे पार्टी मेजोरिटी में आ गई, तो ये लोग नाराज हो गए। इन लोगों ने इस पार्टी की जीत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप दो बातें यहां से लिखोगे क्या, एक तो कि जो ये डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट आया था, क्रेटिक वर्डिक्ट यानी जो चुनावी फैसला आया था कि ईस्ट पाकिस्तान में ये लोग मेजोरिटी में है, इस बात को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मानने से मना कर दिया। दूसरा, ये जो अवामी लीग वाले थे, इन्होंने कहा कि हम लोग एक फेडरेशन बना लेते हैं, मिल करके एक फेडरेशन बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं और सरकार चलाते हैं। इस बात को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसके बाद तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले रूलर थे, इन्होंने यहाँ पे जो एक्सप्लोटेशन था उसको बढ़ा दिया और ज्यादा शोषण यहाँ की जनता का करना शुरू कर दिया। और उसी शोषण की वजह से ये जो लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के लिए लिबरेशन स्ट्रगल जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लिबरेशन स्ट्रगल फॉर बांग्लादेश, कि भाई अब हमें जो है वेस्ट पाकिस्तान के रूलर नहीं चाहिए, हमें अपना अलग से बांग्लादेश चाहिए। ठीक है, कि बंगाली लोगों के लिए हमें बांग्लादेश अलग से चाहिए। तो इन्होंने जो है ये लिबरेशन स्ट्रगल यहां पे शुरू कर दिया। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, इन्होंने और एक्सप्लोटेशन बढ़ा दिया और शोषण बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया जब यहाँ पे रेन ऑफ टेरर, मतलब आप कहो तो आतंक का शासन जो है एक तरह से स्टार्ट हो गया। और इस आतंक के शासन की वजह से जो बांग्लादेशी लोग थे वो धीरे धीरे यहां बांग्लादेश को छोड़ करके भारत के राज्यों की ओर आना शुरू हो गए। अब इंडिया ने ये चीज नोट की कि और बड़ी संख्या में लोग थे, लगभग 80 लाख लोग जो है वो बांग्लादेश से, भारत के जो पड़ोसी राज्य जो बांग्लादेश से लग रहे हैं उनकी साइड आ रहे हैं। तो भारत ने देखा कि भाई ये हो तो गलत रहा है इन लोगों के साथ, तो भारत ने इन लोगों को जो है मोरल और मटेरियल सपोर्ट भी किया, है ना, भौतिक चीजें भी दी, मोरली भी सपोर्ट किया कि हम लोग आपके साथ है। लेकिन जब ये 80 लाख लोग इतना जो है रिफ्यूजी यहाँ इंडिया की साइड आ रहे हैं, तो इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप लेना था। तो इंडिया भी कुछ स्टेप लेने का सोचने लग गया। लेकिन जब इंडिया सोच ही रहा था कि हम क्या करें, कैसे और ज्यादा इन लोगों की हेल्प करें, उसी बीच हुआ क्या कि जुलाई के अंदर, जुलाई 1971 में, ठीक है, जुलाई 1971 के अंदर हुआ क्या कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, कौन थे उस समय प्रेसिडेंट, नाम याद रखेंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रख लेना, स्टोरी की फॉर्म में याद हो जाएगा कि रिचर्ड निक्सन। इनके जो एडवाइजर थे, इनके एडवाइजर का नाम क्या था, हेनरी किसिंजर। ये नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, एग्जाम में काम आएगा, हेनरी किसिंजर। ये हेनरी किसिंजर जो है वो यात्रा करते हैं चाइना की, लेकिन चाइना जाते हैं वाया पाकिस्तान होकर के। तो इस तरीके से इंडिया नोट करता है कि ये तो एक तरह से 3 देशों का एक एक्सिस बन गया। एक साइड इसमें पाकिस्तान है, फिर यूएसए है, और यूएसए के अलावा चाइना है, और तीनों मिल करके एक एक्सिस बना रहे हैं और एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो भारत ने ये जब चीजें देखी कि भाई ये तीनों तो एक साथ हैं और भारत को खतरा बढ़ गया है, तो भारत ने भी क्या किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगस्त 1971 में इंडिया ने क्या किया, सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। क्या नाम था ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। कितने सालों के लिए साइन की, 20 ईयर्स,
20 सालों के लिए। और इस ट्रीटी के तहत ये बात शामिल थी कि अगर भारत पे हमला होता है तो सोवियत यूनियन भारत का साथ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन तीनों देशों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया तो भारत ने भी क्या किया, सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली 20 सालों के लिए। तो आपको लग रहा है ना, भारत एक समझदार देश है। जैसे ही लगता है कि भाई खतरा बढ़ रहा है तो भारत जो है पावर को बैलेंस कर लेता है। तो यहां पे भी भारत ने ऐसा ही किया, सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए साइन कर ली। और उसके बाद क्या था, उसके बाद तो फिर दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से। ठीक है, तो आ जाइए, दिसंबर 1971 में क्या हो गया, फुल वॉर स्टार्ट हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब पाकिस्तान ने क्या किया समझिएगा, पाकिस्तान ने इन इलाकों में, राजस्थान और पंजाब वाले इलाकों में एयरक्राफ्ट से हमला किया और इस वाले इलाके में अपनी आर्मीज भेज दी। भारत ने भी क्या किया, इसका जवाब देने के लिए अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को लगा दिया। और 10 दिन के अंदर, अब देखो भारत इस साइड भी लड़ रहा है और भारत यहां भी लड़ रहा है। विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर भारत ने क्या किया, ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। और अच्छी बात यह है कि जब भारत ने 10 दिन के अंदर ढाका को 3 साइड से घेर लिया था, कवर कर लिया था, तो पाकिस्तान के 90,000 के करीब, अबाउट 90,000 जो सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अब एक बात सोचो, किसी देश के पास दूसरे देश के 90,000 सैनिक है तो वो देश अपनी कोई भी बात मनवा सकता है सामने वाले से, है ना। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। सोवियत यूनियन ने कहा कि भाई एक काम करो, 90,000 सैनिकों को तुमने जो है पकड़ रखा है, एक काम करो, इनको आजाद कर दो और पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर दो, युद्ध को समाप्त करो। तो सोवियत यूनियन के कहने पे भारत ने जो है ये सारा काम किया। और नेक्स्ट ईयर 3 जुलाई 1972 को, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? शिमला एग्रीमेंट हुआ, इंडिया की जो पीएम थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान साइड से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के साथ ही जो है यहां पे एक नया देश क्रिएट हो गया जिसका नाम था बांग्लादेश। क्या बात आ गई समझ में? ये पूरा का पूरा हमारा जो है 1971 का बांग्लादेश वॉर जो है कैसे हुआ, क्या क्या इवेंट्स उसमें हुए, कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या फिर एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट बड़े इंपॉर्टेंट, अभी सारे याद होने चाहिए बड़े अच्छे से। तो ये सारी चीजें हुई और इस तरह से इंडिया ने जो है एक नया देश बनाने में हेल्प की जिसका नाम था बांग्लादेश। आप कह सकते हो कि ये युद्ध एक तरह से बांग्लादेश के खिलाफ नहीं था, ये युद्ध एक तरह से पाकिस्तान, चाइना और यूएसए के खिलाफ था। ये जो जीत हमारी हुई थी वो एक तरह से तीनों देशों के एक्सिस के खिलाफ हुई थी। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये 1971 का वॉर था। इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम लोग उस डाउट को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर करेंगे। उसके बाद आते हैं कि थोड़े समय के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश की, है ना। दोनों देशों के बीच में आपको पता है रेल बस सेवाएं भी चली, ये सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है ना। तो पाकिस्तान कहां मानता? 1999 में, 1999 में फिर से क्या हो गया? कारगिल वॉर हो गया, कारगिल कन्फ्रंटेशन हो गया। अब हुआ क्या इसमें समझिए, कारगिल वाले केस में कि मई जून 1999 में हमारे जो कुछ हिस्से हैं, ठीक है, वैसे तो देखो ये जो पूरा बॉर्डर है ना, एक बार ये चीज देख लो ताकि और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए कि यहां तक का जो ये पूरा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है, ये पूरा बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है,
और ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर उस समय था, इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते थे, रेड क्लिफ लाइन, इस बॉर्डर का नाम था रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने इसको डिसाइड किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम आ गया रेड क्लिफ लाइन। जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये उस समय हरि सिंह थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उस समय इसका तो डिसाइड हुआ नहीं था, तो यहां तक ये पूरी लाइन जो है, और ये वाली जो पूरी लाइन है, क्योंकि उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये वाला पूरा बॉर्डर और ये वाला यहां तक का बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 1971 का जब ये वॉर हुआ, इसके बाद इस वाले जो एरिया था यहां पर, ये वाला, तो यहां पर जो है लाइन डिसाइड की, इसको LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ जो पूरा बॉर्डर लगता है, भारत का पाकिस्तान के साथ जो पूरा बॉर्डर लगता है, उस पूरे बॉर्डर की जो लेंथ है, मैं यहां लिख देता हूं, वो 3323 किलोमीटर है अभी, ठीक है, 3323 किलोमीटर आज के समय में जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। ये वाली लाइन LOC के नाम से जानी जाती है। तो अब मैं जो बता रहा था कि मई जून 1999 में क्या हुआ कि अपने आप को मुजाहिदीन कहने वाले लोगों ने हमारा जो यहाँ पे एक जगह कारगिल, ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, हमारा जो कारगिल वाला पॉइंट है, द्रास, ठीक है, मास्को, काक्सर और बटालिक, इन वाले पॉइंट्स पे आकर के कब्जा कर लिया। जब इंडियन आर्मी को ये पता चला कि भाई ये पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से हमारे इन वाले एरियाज पर, इन वाले पॉइंट्स पर जो है कब्जा कर करके बैठे हैं, तो इंडियन आर्मी ने ऑब्वियस सी बात है रिटेलिएट किया। और जब इंडियन आर्मी ने इस चीज को टैकल करने के लिए अटैक किया, तो लगभग 26 जुलाई 1999 तक हमने अपने पॉइंट्स को जो है रिकंट्रोल कर लिया था, वापस से अपने पॉइंट्स को जो है अपने पास ले लिया था। तो ये पूरा कारगिल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब कारगिल हो, 1971 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, या तो 47 वाला वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान ने कई बार ये डिसाइड किया कि भाई हम अपने जो रिश्ते हैं वो सुधारेंगे। जो मैं बता रहा था, रेलवे सर्विस, बस सर्विस ये चली है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे जैसे सार्क हो गया, वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं एक ही मंच को, तो कोशिशें हुई है, लेकिन क्या करें जब दूसरे वाला मानने को तैयार ही नहीं है। और ये 1999 का जो कारगिल वॉर है, इसके बाद आपको पता है पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हुआ, मिलिट्री कू हुआ वहाँ पे, है ना, मिलिट्री कू हुआ वहाँ पे। और इस मिलिट्री कू के बारे में आप लोग क्लास 9th में शायद पढ़कर आए हैं, है ना। उसके बाद जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने वहां पे अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ, यहां तक हमें पाकिस्तान के साथ हमारे जो वॉर्स वगैरह है वो पढ़ने थे, वो पढ़ लिए, ये हमारा सिलेबस था पाकिस्तान के साथ जो बात मैंने की, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड डाउट्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इसको इरेज कर देते हैं अब सब, ठीक है, इसको अब इरेज कर देते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है। आज ही वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये जो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है और इसको लेकर के और जो शिफ्टिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स है एक अलग से वीडियो बना दे, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी छुट्टी का समय है तो बच्चे जो है एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो एक साथ ही लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आज ही फिर हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि 4 लेक्चर से ज़्यादा इस लेसन पे लगे। तो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, जो है पहला, हम कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी पहले नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। ये हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी में फर्स्ट पॉइंट है, नो फर्स्ट यूज। भारत पहले किसी पर भी न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा।
और दूसरा हम न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल वो पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। ठीक है, पीसफुल पर्पसेस। ये दो बातें हैं जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में शामिल है। अब बात करते हैं इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ। ठीक है, तो आजादी के जस्ट बाद 1948 में हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है। क्या होता है 1948 में? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उनके प्रयासों से हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू होता है और उनके प्रयासों को सपोर्ट किया हमारे जो पीएम थे जेएल नेहरू, उन्होंने, क्योंकि जेएल नेहरू का मानना था कि साइंस एंड टेक के बिना आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। तो जेएल नेहरू ने उनको सपोर्ट किया। होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इनके प्रयासों से आप देखेंगे 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना और इस एक्ट के बनने के बाद 1954 में इंडिया में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। ठीक है, ये बात आप लोग जो है याद रखेंगे कि 48 में होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना और उसके बाद 54 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की बातें बड़ी दिलचस्प है। हुआ क्या कि 1964 अक्टूबर 1964 में जो चाइना है उसने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया और चाइना के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही भारत को जो है खतरा बढ़ गया, क्योंकि चाइना के साथ 62 में जस्ट अभी हमारा वॉर खत्म हुआ था। उसके बाद चाइना जो है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करके एक न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया। तो हमारे लिए भी जरूरी हो गया कि हम भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन जो दुनिया थी ना, उसने इस चीज को रोकने की कोशिश की। कैसे? समझिए, जैसे ही चाइना ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, चाइना के पास न्यूक्लियर पावर आ गई, तो जो P5 कंट्रीज थी, P5 का मतलब है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर्स है, 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? यूएसए, और कौन है? रशिया, और उसके बाद चाइना, और उसके बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये जो 5 कंट्रीज हैं, जब चाइना ने न्यूक्लियर पावर गेन कर ली तो इन 5 ने डिसाइड कर लिया कि अब न्यूक्लियर पावर किसी और के पास होनी ही नहीं चाहिए, है ना, हमारा एकाधिकार होना चाहिए न्यूक्लियर पावर पर। तो इसलिए इन देशों ने 1968 में एक ट्रीटी लेकर के आए, ये देश ट्रीटी लेकर के आए जिसका नाम था एनपीटी, मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये वाली ट्रीटी लेकर के आए। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि कि हम 5 ने बना लिए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, अब दुनिया में कोई और देश न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा और परमाणु हथियार जो है नहीं बनाएगा। भारत का भी यही पॉइंट था, भी परमाणु हथियार होने नहीं चाहिए। भारत खुद डिसआर्मामेंट को जो है फेवर करता था, डिसआर्मामेंट का सपोर्ट करता था कि परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए, किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाली बात को भारत ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन 5 के पास तो आ गए। तो भारत ने कहा कि ये जो ट्रीटी आप लेकर आए हो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, हम इसको नहीं मानेंगे। और न मानते हुए भारत ने क्या किया, मई 1974 में राजस्थान का एक इलाका है पोखरण, इस पे मूवी भी बनी हुई है, पोखरण, यहां पर अपना पहला जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। और इस का कोड वर्ड जो था इस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो मई 1974 में भारत ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट अपना किया। लेकिन भारत ने फिर वही कहा कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे। 74 में करने के बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ जाओ,
उसके बाद आ जो 1995 में, 1995 में यही देश जो है इन्होंने बोला कि जो एनपीटी है हम चाहते हैं कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा दी जाए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, हालांकि भारत ने उस पर साइन ही नहीं किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है क्या भारत ने एनपीटी पे साइन किए थे, नहीं किए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जब कहा कि हम तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और उसके बाद ये एक और ट्रीटी लेकर के आए जिसका नाम था सीटीबीटी। मतलब क्या, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एक और ट्रीटी लेकर के आए कि भाई किसी भी पर्पस के लिए आप लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। तो भारत ने कहा कि ये वाली ट्रीटी भी कैसी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसको भी नहीं मानते। और फाइनली भारत ने मई 1998 में क्या किया, अपना सेकंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया पोखरण में ही, और दुनिया को यह दिखाया कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता है। ठीक है, मई 1998 में किया। और जब भारत 2 बार कर चुका है तो पाकिस्तान कहां पीछे रहता। 1998 मई में ही पाकिस्तान ने भी क्या किया, अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। और यही जो चीज है वो कारगिल वॉर को खास बना देती है। जब कारगिल वॉर हुआ तो उस समय दुनिया डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी, क्योंकि कारगिल वॉर के टाइम तक इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थी, दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, तो इसलिए दुनिया डरी हुई थी। हालांकि इसके बाद भारत और पाकिस्तान पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए, बाद में हटा भी लिए गए, क्योंकि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू साफ है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको, जो न्यूक्लियर पावर है उसको अपना रहे हैं, उसको बना रहे हैं। हमें किसी के ऊपर जो है इसका यूज नहीं करना, और फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, कोई हमें परेशान करेगा तो बाद में देखेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भारत का था। एक और बात जो यहां से आपको जाननी चाहिए कि जिस समय भारत ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जैसे 74 वाला हमने किया, तो उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। हम वॉर से गुजर चुके थे, देश के अंदर जो है पहले से महंगाई थी। महंगाई का रीजन क्या था कि 73 में, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, 73 में अरब इजराइल वॉर हुआ। अरब इजराइल वॉर की वजह से दुनिया भर के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़े हुए थे, और ऑयल के प्राइस बढ़ने से आप कह सकते हो दुनिया के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ी हुई थी, भारत में भी बढ़ी हुई थी। और इसी समय भारत में इन चीज़ों की वजह से जो छात्र थे वो विरोध कर रहे थे, रेलवे वालों ने भी स्ट्राइक की थी इसी समय। तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी। लेकिन आपको पता है उस समय भारत इन सब के बावजूद भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट क्यों कर पाया, क्योंकि भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वैसे, चाहे उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो, उनके बीच में मतभेद हो, लेकिन जब भी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सहयोग करती है, और उसी वजह से हम ये सारा का सारा काम जो है वो कर पाए। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन वगैरह के अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं तो एक चीज ये थी कि भाई भारत जो है इन युद्धों के बाद से ही आपको पता है कि डेवलपमेंट पे खर्च करने की बजाय डिफेंस पे ज्यादा खर्च कर रहा था, क्योंकि जिसके पड़ोसी ऐसे हो उसको तो डिफेंस पे खर्च करना ही पड़ेगा। तो 2 एग्जांपल जैसे इसके अंदर डाल रखे हैं, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं कि इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया गया है ना, मतलब हमारा डिफेंस पे जो खर्चा है वो इन सब चीजों की वजह से, जो वॉर वगैरह थे वो पहले ही बढ़ा हुआ था, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर रहा था। कब बनाया ये हमने, नवंबर 1962 में। और फिर हमने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। कब बनाया हमने, नवंबर 1965। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से हमारा डिफेंस पे खर्चा पहले बढ़ा हुआ था, देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था अरब इजराइल वॉर की वजह से। उन सब के बावजूद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो ये है क्या, जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है वो बखूबी किया, और भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है। क्या है टॉपिक का नाम, शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर क्या बताया गया है? इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि भाई 1947 से 1977 तक जो सेंटर था, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आप कहो तो सरकार थी कांग्रेस की। ठीक है, और इस समय तक ये माना जाता था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रो सोवियत यूनियन है, कि हमारा जो झुकाव है वो सोवियत यूनियन की साइड थोड़ा सा ज्यादा है। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि सोवियत संघ जो है, रशिया जो है, वो हमारा हमेशा से अच्छा फ्रेंड रहे, तो प्रो सोवियत यूनियन हमारी फॉरेन पॉलिसी मानी जाती थी। 77 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। ठीक है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। आगे आप पढ़ो भी गए इसके बारे में कि इसमें जो है जनता पार्टी की सरकार बनी देश के अंदर। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जेन्युइन जो है नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, कि हम किसी की भी तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी का झुकाव किसी भी एक पक्ष की ओर नहीं रहने देंगे। और उसके बाद से ही आप देखोगे तो चाइना और यूएसए के साथ संबंधों को सुधारने पे जोर दिया बाकी आने वाली सरकारों ने। पहले सोवियत संघ की तरफ झुकाव था हमारी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का, और 77 के बाद हमारी जो सरकारें बनी उन्होंने डिसाइड किया कि हम चाइना यूएसए के साथ रिलेशंस को सुधारेंगे। और फिर आ गया 1990s का डिकेड। सोवियत संघ का विघटन हुआ, रशिया की स्थिति कमजोर हुई, उसके बाद हमने जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह किए, ये सारी चीजें की। और उसके बाद तो आप देखोगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का झुकाव कहीं ना कहीं यूएसए की साइड जो है वो ज्यादा हो गया। एक चीज और जो हुई है ना, यूएसए की साइड तो झुकाव हो गया, चलो अच्छी बात है, प्रो यूएसए पॉलिसी बनने लग गई, पॉलिसी बनने लग गई। इसके साथ साथ अब जो मिलिट्री इंटरेस्ट थे, पहले जो है सैनिक हितों को ध्यान में रखा जाता था, उसको ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते थे, वो सारे के सारा जो मिलिट्री इंटरेस्ट था उसकी जगह ले ली इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने। अब पैसे का महत्व बढ़ गया कि जहां से देश के डेवलपमेंट का ज़्यादा हो स्कोप हो, पैसे का ज़्यादा स्कोप हो, उसको ध्यान में रख करके चीज़ें जो है फॉरेन पॉलिसी जो है वो निर्धारित की जाने लगी। तो ये सारा कुछ एक चेंज आ गया कि पहले हम सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, बाद के समय में यूएस से, चाइना से रिलेशन सुधारने की तरफ हम लोग जो है ज़्यादा झुकाव रखने लग गए। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। भारत के चाइना से रिश्ते कैसे होंगे, भारत के यूएसए से रिश्ते कैसे होंगे, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल रहता है। पाकिस्तान के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमें जो है ये देखना है कि भाई कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, तो रेल सेवा, बस सेवा चलाई गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया गया, लोगों का आवागमन बढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रिलेशंस जो है वो इन द लास्ट टेंस ही रहे। तो ये जो है शिफ्ट देखने को मिला वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कि पहले हमारी पॉलिसी जो है सोवियत यूनियन को ध्यान में रख के बनती थी, बाद के समय में चाइना यूएसए को ध्यान में रख करके बनने लग गई। हालांकि कुछ लोग इसके लिए जो है ये यूएसए की तरफ जो झुकाव हुआ इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन इन द लास्ट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर जो है आज हमने समझी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है। होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।